बताइएगा जी। यहाँ पे मेजोरिटी के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि क्लियर है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है। चलें आगे। बताइएगा मुझे, मैसेज करके बताइएगा कि आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है जी। फिर हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और कहा था जी कि जिस तरह यूनिट मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड में अमल करने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरह यूनिट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अमल करने वाली फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। काफी डिटेल में हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने दो एक एमसीक्यूज पे डिस्कस किए इसके, वो क्या हो सकती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्या। देखो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनविजिबल है, नजर नहीं आया करता, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमें इसे विजुअलाइज करना पड़ता है। कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और वो इमेजिनरी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी। अब चूंकि आप डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही करना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए तो कल भी मैंने बताया था आपको कि हम चार्ज का सहारा लेते हैं जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फर्ज करें ये मेरे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहते हो, लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, तो मैंने क्या बताया कि आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, टेस्ट चार्ज। आप क्या करोगे, उस टेस्ट चार्ज को यहां पे रखोगे। कितने फील्ड हो गए, दो, एक सोर्स चार्ज का फील्ड, एक टेस्ट चार्ज का फील्ड, दोनों के फील्ड इंटरेक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगी और ये टेस्ट चार्ज जिस रास्ते पे मूव करेगा वो रास्ता ही असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। अगर आप उस टेस्ट चार्ज को यहां पे रखोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अगर यहाँ पे रखोगे इस तरफ को जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यहाँ पे रखोगे इस तरफ को जाएगा, ये फील्ड लाइन होगी। यहाँ पे रखोगे तो इस तरफ को जाएगा, ये फील्ड लाइन होगी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म होगी। और पॉजिटिव चार्ज का है रेडियल फील्ड होता है। रेडियल फील्ड मीन, अब देखो ना स्फीयर होगा, ये एक स्फेरिकल फॉर्म, यानी अगर मैं ये कहूँ ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इस साइड पे भी होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा, हर डायरेक्शन में होगा। और इसके मिलने से एक स्फीयर बन रहा होगा और स्फीयर के सेंटर में ये चार्ज पड़ा होगा। तो ये सारी की सारी लाइंस अलोंग द रेडियस होती है, इसी वजह इसे क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में दे रही है। जरा बड़े ध्यान से इस चीज को आप लोगों ने समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में दे रही है, इलेक्ट्रिक
field lines tell us about G. Number one, strength of electric field, and number two, uniformity of electric field. इन दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है स्ट्रेंथ कैसे आएगी। इन दो चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन मिलती है? तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is proportional to number of electric field lines passing through certain area। किसी एरिया से पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर बड़े गौर से इस चीज को समझना आप लोगों को, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक एरिया है, बुक है ना, इसका कोई ना कोई एरिया होगा। अगर मैं इस बुक को यहां पे रखता हूं तो क्या इसमें से सारी लाइंस नहीं गुजर रही? तो गुजर रही लाइंस की तादाद क्या है? ज्यादा, फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इसी को यहां पे ले जाता हूं, अब इसमें से कितनी लाइंस गुजर रही है? सिर्फ एक ही बड़ी लाइन गुजर रही होगी ना। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाली जो लाइंस की तादाद है जितनी ज्यादा होगी फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। यही लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। सर्टेन एरिया में से गुजरने वाली जितनी लाइंस की तादाद ज्यादा होगी उतना फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is inversely related to distance between two field lines। डिस्टेंस बिटवीन टू फील्ड लाइन, जितना दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होता रहेगा फील्ड वीक होता रहेगा। गौर करो, इन दो लाइंस की बात करो, इसकी इन दो के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस ये है कम है, यहाँ पे चलेंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस मजीद ज्यादा, क्या होता है? इसका मतलब है जितना चार्ज के करीब रहोगे डिस्टेंस कम है, फील्ड स्ट्रांग होगा। जितना चार्ज से दूर जाते जाओगे उन्हीं दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता जाएगा? ज्यादा, फील्ड क्या होता जाएगा? ठीक हो। इज इट क्लियर? अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज आ गई किसके बारे में? फील्ड के हवाले से कि फील्ड। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हर पॉइंट पे फील्ड सेम है? यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है? हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू का सेम। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? अब ये तो मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बात कर दी ना, अब अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म फील्ड के हवाले से,
यूनिफॉर्म फील्ड, तो क्या होगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस remains same, then the field will be फील्ड क्या होगा, अगर दो फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगा तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। मुझे बताओ क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? जी बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बनाया हुआ है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, क्या ये यूनिफॉर्म है? क्या ये यूनिफॉर्म है? जी नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या कंडीशन है, क्या सेम होना चाहिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिमेन सेम, देन फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं। एक एमसीक्यू यहाँ पे बन गया कि आइसोलेटेड चार्ज जो होता है उसका फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ करता है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, लाइंस करीब करीब हो, लाइंस करीब करीब हो तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी सेम हो तो फील्ड क्या होगा, अगर आगे बात क्लियर हो गया जी। अगर लाइंस क्या हो, करीब करीब, तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। करीब करीब होंगी तो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर डिस्टेंस सेम है तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोग? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने का मतलब फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता है। ये आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड क्या है, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे क्यों होगा, क्या ये यूनिफॉर्म है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो, अगर क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, फिर फील्ड क्या होगा। देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाई, ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है। अगर मैं बात करूं फॉर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका फील्ड किस तरफ को होगा। फील्ड को चेक करना है तो फील्ड को चेक करने के लिए तो हमेशा किसका सहारा लेना पड़ेगा आपको, टेस्ट चार्ज का। और टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्स में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज है, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो उसका ऑपोजिट है। समझ आई बात? अब यहां पे मैं रखूंगा, मैंने फील्ड चेक करना है, फील्ड को चेक करने के लिए हमेशा टेस्ट चार्ज ही आएगा। यहां पे टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव, ये खींच लेगा अपनी तरफ, ये फील्ड हो जाएगा इनवर्ट। यहाँ पे रखूंगा, ये ऊपर की तरफ खींच लेगा, ये फील्ड हो जाएगा इनवर्ट। यहाँ पे रखूंगा, अंदर की तरफ खींचेगा, इनवर्ट। यहाँ पे रखूंगा, ये भी इनवर्ट। यहाँ पे रखूंगा, ये भी इनवर्ट। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है वो हमेशा रेडियली इनवर्ट हुआ करता है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमेशा रेडियली इनवर्ड हुआ। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? अब हम लोगों ने बात करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। मुझे ये बताओ, क्या ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो मैंने बनाया, क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है? क्या ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है? जी एनीवन?
नहीं भी, क्योंकि ये भी आइसोलेटेड चार्ज है, इसके भी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं है, लिहाजा ये भी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की। अब हम लोगों ने बात करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस से क्या हो रहा, अगर एक से ज्यादा चार्जेस आ जाए तो उनका फील्ड कैसा बना करता है, उस चीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व करना। जी, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस में बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो, सिमिलर चार्जेस, दोनों क्या हो, सिमिलर चार्जेस। फर्ज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, रिपल्शन की फोर्स। ये क्या होगा, इसका फील्ड ये होगा। अब ये रेडियली आउटवर्ड है, मुझे बताओ क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है, नहीं है, ये फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि जहां पे लाइंस की तादाद ज्यादा होगी वहां पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जहां पे लाइंस की तादाद कम होगी वहां पे फील्ड क्या होगा करते हैं, यही बात हुई ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, यानी किसी एरिया में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा होगी फील्ड क्या होगा उतना स्ट्रांग होगा, जितनी लाइंस की तादाद कम होगी फील्ड क्या होगा उतना वीक होगा। और अगर लाइंस हो ही ना तो इसका मतलब फील्ड भी नहीं होगा, तो फिर क्या चीज आ गई, ये वाला रीजन देखो यार, ये रीजन कैसा, क्या यहाँ पे कोई फील्ड लाइन है, नहीं, इसका मतलब है इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग दो तीन नाम है, फील्ड फ्री रीजन, फिर इसी को एक और नाम भी दिया जाता है जीरो फील्ड लोकेशन, फिर इसी को एक और नाम दिया जाता है न्यूट्रल जोन, ठीक है, फिर एक और नाम भी है इसका नल जोन। इसका मतलब है ये जो रीजन है यहाँ पे किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात से बचाना चाहते हो तो आप क्या करो, दो एक जैसे चार्जेस सिमिलर चार्जेस करीब लाओ, उनके दरमियान में वो ऑब्जेक्ट को रख दो, क्योंकि उनके दरमियान में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई फील्ड मौजूद नहीं होता, तो हम उस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात से बचा सकते हैं। क्लियर? थोड़ी देर पहले मैंने आइसोलेटेड चार्ज का बनाया था, आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड ये था, जरा गौर कीजिएगा, आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड ये था ऐसे, ऐसे ही है ना, ये भी नॉन यूनिफॉर्म था, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म आइसोलेटेड चार्ज की वजह से, यानी क्या लिखोगे, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, और यहां पे क्या आएगा,
field is non-uniform due to combination of charges. अगली बात ये क्लियर हो गया? अभी मैं 0 पॉइंट पे नहीं आ रहा कि 0 पॉइंट कहाँ कहाँ पे होता है, मैंने अभी सिर्फ आपको बताया है। ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है आइसोलेटेड चार्ज की वजह से, ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से, है दोनों नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, मैं किसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ता हूँ, मैं किसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ता हूँ आइसोलेटेड चार्ज के नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, क्या वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या नहीं करेगा? जी, क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। अगर मैं चार्ज को इस फील्ड यहाँ पे छोड़ता हूँ, ये टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ा हूँ, ये किस तरफ को जाएगा? बाहर की तरफ ना। क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और अगर मैं इसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ू, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से नॉन यूनिफॉर्म है फील्ड, यहाँ पे छोड़ता हूँ किसी टेस्ट चार्ज को, क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा? नहीं जाएगा। ये दो बातें एमसीक्यूज के लिए हैं कि आइसोलेटेड, क्योंकि चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज को छोड़ोगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जब यहाँ पे चार्ज को छोड़ोगे तो चार्ज कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, हमेशा कर्व पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी दो एमसीक्यूज बन गए। कौन कौन से? कि भाई अगर चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ा जाए तो क्या वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा? इसके दो पॉसिबल आंसर होंगे। भाई अगर तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आइसोलेटेड चार्ज की वजह से है तो फिर तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से है तो फिर वो कभी भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा कर्व पाथ में मूव करेगा, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्लियर हो गया? ये तो मैंने बात की सिमिलर चार्जेस। ऐसा ही बिहेवियर नेगेटिव चार्जेस के केस में होगा। अगर मैं बात करूं ऑपोजिट चार्जेस के केस में, यानी ऑपोजिट चार्जेस के केस की बात की जाए तो ऑपोजिट चार्जेस में क्या बिहेवियर आएगा? दी ऑपोजिट चार्जेस का लिखिएगा। अब ऑपोजिट चार्जेस में क्या है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगा और किसकी तरफ जा रहा होता है? नेगेटिव की तरफ। सही है, यहां से लाइन निकलेगी बिल्कुल सीधी, आगे ही नेगेटिव की डायरेक्शन स्टार्ट होगी तो कर्व पाथ में आ जाएगी, यहां से ये इस तरफ को जाएगी तो कर्व पाथ में, यहां से ये इस तरफ को जाएगी। ये ऑपोजिट चार्जेस का फील्ड आ गया। अब यहाँ पे देखो, सिमिलर चार्जेस के केस में दरमियान में एक ऐसा रीजन आता था जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती, और ऑपोजिट चार्जेस के केस में देखा दरमियान में एक ऐसा रीजन आ गया जहां पे लाइंस की तादाद सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पे फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्म तो तब होता है जब लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम है, जब लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ही सेम नहीं है तो फील्ड भी यूनिफॉर्म। क्लियर? इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने क्या बताया कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्ज किसमें होता है? रेस्ट। इसका मतलब है मैं यहाँ की बात करता हूँ, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब रख के यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज रख देता हूँ तो क्या वो चार्ज पे फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी, भाई वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे फोर्स कैसे लेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये नल पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है, उस चीज को डिस्कस करना है। उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन कौन सी होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? नंबर 1, electric field lines originated from positive charge and terminated on पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं कहां पे? नेगेटिव। where the lines are closer to each other the field is strong, and where the lines are very apart each other, the field is जहां पे लाइंस करीब करीब होंगी वहां पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। जहां पे लाइंस दूर दूर होंगी फील्ड क्या होगा? नंबर 3, टेंजेंट टू any field line gives the direction of field intensity। ये देखो ना, अब लाइन तो स्ट्रेट होती है लेकिन ये कर्व आ गई। अगर इस कर्व के मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी लाइन असल में जा इस तरफ तो रही थी लेकिन नेगेटिव में उसे ट्रेड कर दिया। नंबर 4, नंबर 4 क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never cross each other। ठीक है जी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे। नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form a closed loop, कभी भी क्लोज लूप नहीं बना दिया। नंबर 6,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर exist inside the conductor. कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं हो सकती. नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to equipotential surface. ठीक है जी, ये 7 प्रॉपर्टीज हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद होनी चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको जस्टिफाई करूंगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें जस्टिफाई करूंगा, प्रूव करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाकी इसके परपेंडिकुलर कैसे है. समझ आ गई बात, क्लियर हो गया. अब हम लोगों ने बात करनी है जीरो फील्ड लोकेशन के, जीरो फील्ड कहाँ कहाँ क्या करता है और कैसा हो सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उस चीज को हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है. यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चलना. जी पॉइंट नंबर 6 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप. देखो क्लोज लूप को तब बनाएगी जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो क्लोज लूप. और क्लोज लूप बनाने की जो आप कह सकते हो कि जो मेन डिफरेंस है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक लाइंस के दरमियान मेन डिफरेंस ही एक ही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होते हैं, रिंग्स बन रहे होते हैं. पढ़ा था ना आप लोगों ने कि जब किसी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजरता है उसके इर्द कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, अब देखो एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. क्या उस रेंडम मोशन की वजह से करंट होता है? नहीं होता. लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट करता हो ना, करंट क्यों नहीं होता रैंडम मोशन में? कि नेट फ्लो चार्जेस का जीरो होता है, कुछ इधर जा रहे होते हैं, कुछ इधर जा रहे होते हैं, कुछ इधर जा रहे होते हैं. लेकिन अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता हो ना, तो फिर वो चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. जब चार्जेस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो फिर बैटरी लगाए बगैर कंडक्टर में करंट फ्लो जो कि मुमकिन नहीं. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा एजिस पे होता है. लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. इक्विपोटेंशियल सरफेस तो होती है जिसका पोटेंशियल से, मैंने आपको ये बताया कि जब ये पोटेंशियल का टॉपिक करवाऊंगा तो इसको प्रूव करूंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है. ठीक है. क्योंकि अभी मैंने पोटेंशियल का आर्टिकल नहीं करवाया, इसलिए पॉइंट नोट करवा दिया. या पोटेंशियल का आर्टिकल पे चलेंगे तब ये बताऊंगा. ठीक है. बात कर रहे थे हम लोग जीरो फील्ड लोकेशन पे कि जीरो फील्ड कैसे मालूम किया जाए. ठीक है. जी जीरो फील्ड लोकेशन पे बात करें.
जी, जीरो फील्ड लोकेशन, आपने जीरो फील्ड मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आएंगी। नंबर वन, नेचर ऑफ चार्जेस, एंड नंबर टू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। नेचर एंड मैग्नीट्यूड। चार्जेस की नेचर हमें बताएगी, अगर दो बातें बड़े ध्यान से सुनिए। चार्जेस की नेचर हमें बताएगी कि आया फील्ड जीरो दोनों चार्जेस के दरमियान वाली जगह पे होगा या चार्जेस से बाहर होगा। इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें? चार्जेस की नेचर। फिर सुनिएगा गौर से, चार्जेस की नेचर हमें ये बताएगी आया फील्ड दोनों चार्जेस के दरमियान में जीरो होगा या फील्ड से चार्जेस के बाहर वाली साइड में जीरो। इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें? चार्जेस की नेचर। इज इट क्लियर? दो पॉइंट मैंने बताए, चार्जेस की नेचर और दूसरी मैग्नीट्यूड है। चार्जेस की नेचर हमें बताएगी किसके बारे में, कि आया फील्ड कहां पे जीरो आएगा, दोनों चार्जेस के दरमियान या बाहर। और मैग्नीट्यूड हमें बताएगी एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इज इट क्लियर? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। दो पॉइंट है, कौन कौन से? नेचर ऑफ चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। नेचर ऑफ चार्जेस हमें क्या बताती है कि फील्ड कहां पे जीरो होगा, दोनों चार्जेस के दरमियान या चार्जेस से बाहर। और दूसरे नंबर पे चार्जेस की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें बताएगी कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है जहां पे फील्ड जीरो है। अब वो केस क्या है हमारे पास? चार केस। केस वन, सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सिमिलर चार्जेस है और मैग्नीट्यूड क्या है दोनों की? सेम। एक ये चार्ज, एक ये चार्ज, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अब आपको पता है चार्जेस की नेचर सेम है तो फील्ड कहां पे जीरो आएगा? दोनों के दरमियान में यही है। अब जब मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर याद रखना है एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे जीरो फील्ड आएगा। यानी अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस अगर मैंने रखा हुआ है ना कितना, R, तो जीरो फील्ड कहां पे आएगा? ये डिस्टेंस होगा R/2, ये भी कितना होगा, यहाँ पे आएगा एग्जैक्ट मिड पॉइंट। कब? जब मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर भी सेम। इज इट क्लियर? और इसे अगर आपने कैलकुलेट करके मालूम करना हो तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे चार्ज मालूम है, फील्ड मालूम कर लो, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मालूम कर लो, यानी 1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0, नेट फील्ड 0 आएगा ना, यानी E1 इज इक्वल टू, इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब ये शॉर्टकट है, देसी टोटका है। कैसा? कि भाई ठीक है, अगर चार्जेस की नेचर सेम है तो दरमियान में आएगा, अगर मैग्नीट्यूड भी एक जैसी है तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होगा। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड मालूम कर लो, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड मालूम, अब डिस्टेंस निकाल। नंबर टू, केस टू, सिमिलर चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सिमिलर चार्जेस है, मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट। अब क्या होगा? Q1 डिस्टेंस इनके दरमियान R है। कहते हैं जीरो फील्ड कहां पे आएगा? तो जीरो फील्ड छोटे वाले चार्ज के कहां पे होगा?
सिमिलर चार्जेस होने का मतलब है कि दोनों सेम है, फील्ड दरमियान में कहीं जीरो आएगा, और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने का मतलब छोटे वाले चार्ज के करीब आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में अगेन फार्मूला वही लगेगा। इज इट क्लियर? केस 3, opposite charges of same magnitude opposite charges of same magnitude। जी, opposite charges same magnitude, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? अब याद रखिएगा कि इनके दरमियान एक फील्ड जीरो नहीं होगा। आ गया आपके पास? हाँ जी, जब आपके पास क्या आ गया कि ऑपोजिट चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड है, अब फील्ड दरमियान में जीरो कहीं नहीं होगा, अब फील्ड दोनों चार्जेस के बाहर वाली साइड में जीरो होगा। एक फील्ड एक पॉइंट नहीं आएगा, दो पॉइंट आएंगे। कितने फासले पे आएंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, जितना इसका डिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट मिड लो, आधा लो। फॉर एग्जांपल ये अगर 2 मीटर है ना, तो आधा कितना होगा? 1 मीटर। इससे आधा एक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगा, दूसरा फील्ड यहाँ पे जीरो, और दोनों का फासला यानी जितना फासला ये होगा उतना ही फासला ये होगा। और ये फासला कितना होगा? जितना इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला है ना, उसका मिड पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? और इसके लिए जो इक्वेशन होगी दैट इज E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0, यानी E1 इज इक्वल टू माइनस। और इसी तरह अगर हम लोग चलें किस पे, केस 4 पे, क्या चीज आ रही है? ऑपोजिट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ऑपोजिट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हाँ जी, क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा? बताइएगा मुझे, क्या बोर्ड क्लियर है? एनीवन? ठीक है जी, क्लियर है। अब ऑपोजिट चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जरा गौर कीजिएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये Q1, ये Q2, चार्जेस ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट। अब फील्ड कहाँ पे जीरो होगा? क्या दरमियान में जीरो आएगा? कभी भी नहीं आएगा, फील्ड बाहर वाली साइड में जीरो होगा। तो फिर ज्यादा बेहतर वो होता है जो हमें आसानी से मिल जाए। तो हमें आसानी से कहाँ पे मिल जाएगा? इसका फील्ड कहीं दूर जाके जीरो आएगा क्योंकि बड़ा चार्ज है, इसका फील्ड कहीं करीब ही जीरो आ जाएगा क्योंकि छोटा चार्ज है। तो हम प्रेफर किसे किया करते हैं? छोटा चार्ज। इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड छोटे वाले चार्ज के करीब जीरो। उसके लिए अगेन इक्वेशन क्या बन जाएगी? इससे आप डिस्टेंस करते, ये चार केस थे आपके जीरो फील्ड लोकेशन। ठीक है, यहां तक पहुंच के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आर्टिकल भी वाइंड अप हुआ। बड़ी तसल्ली के साथ ये आप लोगों को पढ़ाया है,
बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए आपको, इसमें आपको एमसीक्यू भी बताए गए हैं, इसमें आपको ये भी बताया गया है कि हम जीरो फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं, क्या कैसे। क्लियर जी? आज के लिए हमारा इतना ही। जी थर्ड केस में ये था कि अगर चार्जेस ऑपोजिट है तो फील्ड दरमियान में कभी भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो फील्ड जीरो कहाँ पे आएगा? इन चार्जेस से बाहर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दो फील्ड आती हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कितना होता है? इस डिस्टेंस का हाफ होता है। और फिर आपको कहा कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड, चार्जेस की नेचर बताएगी कि आया फील्ड दरमियान में जीरो है या बाहर जीरो है, और चार्जेस की मैग्नीट्यूड बताएगी कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा। तो जब भी चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी ना, तो आप देखोगे जब मैग्नीट्यूड सेम है तो एक जितने फासले में फील्ड जीरो आ रहा है, इस चार्ज से भी उतनी फासला, इस चार्ज से भी उतनी फासला, इस चार्ज से भी उतनी फासला, इस चार्ज से भी उतनी फासला। और जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी तो फिर हमेशा छोटे वाले चार्ज के करीब फील्ड जीरो। इसमें देखो छोटे वाले चार्ज के करीब जीरो है, इसमें भी देखो छोटे वाले चार्ज के करीब जीरो है, बड़े चार्ज के करीब। ठीक है, इस तरह के दो एक न्यूमेरिकल भी इंटर की बुक में है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं कि बजाय इसके कि मैं इसे सॉल्व करने बैठ जाऊं, रटा लगाऊं आप लोग, आप लोग चीजें जहन में रखें, इसके मुकाबले में हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर जी? तो यहां तक आज का काम था आपका। जी बिल्कुल, ये मेजरेबल होगी। दो एक बता दो रहा हूं कि इंटर की बुक में दो एक न्यूमेरिकल भी इस तरह के दिए हैं जिसमें हम लोग जीरो फील्ड कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, उसने डिस्कस किया हुआ है पीएमसी का सिलेबस, अगर आप लोग देखो ना तो गॉसेस लॉ की एक दो एप्लीकेशंस को डिस्कस किया हुआ है, उसे देखेंगे, साथ में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आर्टिकल को लेके चलेंगे। ठीक है, अभी मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि काम को बिल्कुल स्लो स्लो करवा रहा हूँ ताकि क्लास मैनेज हो जाए, जो बच्चों ने जिन बच्चों ने एंटर होना है क्लास में वो हो जाए। नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है वो, आप ये कह लो कि ये जो 3-4 क्लासेस थी ना, ये क्लासेस बिल्कुल इसी तरह पढ़ाएगी जिस तरह आपकी डेमो क्लासेस है, ताकि आप लोग मैनेज कर सकें। कल की क्लास भी इसी का हिस्सा होगी। हाँ ये है कि जब ये क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, मैं ये सिलेबस दोबारा नहीं करवाऊंगा, ये वाला नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए अभी बिल्कुल स्लो फ्लो लेके चलो ताकि बच्चे मैनेज हो जाए। हाँ, जो बाद में रजिस्टर्ड होंगे बच्चे, उनका फिर ये होगा कि जितने लेक्चर उनके मिस हुए होंगे उनके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो उन्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 उन्हें दोबारा लेक्चर भी पढ़ा दिया जाएगा कि जी ठीक है हम लोग इस काम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आज के लेक्चर की जो तस्वीरें हैं ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सर आपको लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, हाँ जी, हम लोग सिलेबस लास्ट ईयर वाला ही फॉलो करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। अगर सिलेबस में कोई एडिशन होगा तो फिर जो टॉपिक ऐड होंगे वो आपको दोबारा से पढ़ा देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगा फिर मैं इस यूनिट का, एक तो टेस्ट होगा लेकिन उस टेस्ट से पहले आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा। सर के पास मैंने उस दिन भी बताया था कि बुक्स मैंने पहुंचा दी, बुक्स पहुंच गई है उनके पास, रहमान सीरीज की जो बुक्स हैं एंटी टेस्ट की। ठीक है, आप सर से ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली बुक है एंटी टेस्ट की। ठीक है, फिजिक्स की एमबीगेट के हवाले से आप ये बुक, सर को मैंने पहुंचा दी है, उनके पास पहुंच गई हुई है, वो आप लोग उनसे बुक्स ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करो। मैं कुछ असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा, फिर इसका टेस्ट भी होगा, टेस्ट को इंशाल्लाह डिस्कस। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे, कल का लेक्चर होगा हमारा इस हफ्ते का आखिरी लेक्चर होगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छी तरह पढ़ो, तैयारी करो। और याद आ गया मुझे, कल किसी बच्चे ने ना ग्रुप में क्वेश्चन मुझे भेजा था, और वो क्वेश्चन था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो उसका मैं आंसर अभी नहीं करवा रहा, वो जब मैं उस टॉपिक्स पे चलूंगा फिर उसी क्वेश्चन को साथ में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।